नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज 150 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चैप्टर है प्रदूषण, पर्यावरण से रिलेटेड है बात। चैप्टर नंबर 18 है। इससे पहले ऑलरेडी अगर बात किया जाए तो कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, 17 चैप्टर, और ये लास्ट चैप्टर है जिस PDF से मैं क्लास आप लोग का ले रहा हूँ। सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि इसका पढ़ाइए, मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, यानी पूरा कंप्लीट करा दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और आज बायोलॉजी भी लास्ट हो रहा है, EVS भी लास्ट हो रहा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। बात करें तो ये कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, NCERT SCERT बेस्ड होते हैं। तो चलिए आज के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा। जो भी जानेंगे आप, जवाब देते रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। पर्यावरण के अजैविक घटक जल, वायु, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसी को हम लोग प्रदूषण के नाम से जानते हैं, और जिसके वजह से ये सब होता है उसको प्रदूषक बोलते हैं। इस क्वेश्चन में है सेकेंड नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है। मतलब जो देखिएगा, जैव निम्नीकरणीय क्या होता है? जिसको कि वातावरण में जाने के बाद वो खत्म हो जाएगा, गल जाएगा, जिसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जैसे घरेलू कचरा हो गया, मल मूत्र हो गया, सीवेज हो गया, ये सभी क्या है, खत्म हो जाता है मार्केट में, मतलब वातावरण में। लेकिन ये जो प्लास्टिक है ये खत्म नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक बना रहता है। तो इसको बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो भारी धातु, सीसा, रेडियो सक्रिय तत्व, ये सारे। ये ऑप्शन को थोड़ा काट के सही कर लीजिए। इनमें से सभी आंसर कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सभी। ये सभी पृथ्वी में बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, आंसर हो जाएगा PAN। ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। अब क्या होता है प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक, ये भी समझना जरूरी है। देखिए, मान के चलिए जैसे CO2 मार्केट में आया, देखिए CO2 मार्केट में आया, मतलब कि वातावरण में आया और प्रदूषण फैल गया, ठीक है। DDT, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब डायरेक्ट वातावरण में आता है और प्रदूषण फैला देता है। लेकिन कोई ऐसा प्रदूषण है जो वातावरण में आता है, उसके बाद वो कोई और कंपाउंड बनाता है, फिर जाके प्रदूषण होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक। बात समझे? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यहाँ कहा जाए फ्लाई ऐश का मुख्य उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो फ्लाई ऐश का उत्सर्जन की यदि बात करिए तो याद रखिए, कोयला आधारित ताप विद्युत गृह से, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा कोयला को जलाया जाता है वहीं से ये निकलता है फ्लाई ऐश, और बीमारी को फैलाता है, धूल जैसा पूरा होता है। भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कह रहा यह त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1985 को हुआ था, तो यह गलत है, ये हुआ था 1984 को, ठीक है। ये हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 को। दूसरा पॉइंट है, यह त्रासदी भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, जो मूल रूप से कीटनाशक दवाओं का उत्पादन करता था, उससे जहरीली गैस रिसने के कारण हुआ है। तो ये बात सही है। पहला तो गलत था, तो उसको मैंने सही बता दिया आपको कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, ना कि 85 को। अच्छा, एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड, तीसरा नंबर, कि रिसाव वाला जो जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड था। मिथाइल क्या होता है? मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो मिथाइल बन जाता है, वही तो यहाँ लिखा गया है, समझे। CH3 और CNO साइनाइड का ये सूत्र हो गया। ये तीनों पॉइंट सही था इसका, मतलब सॉरी 2 पॉइंट सही था, 2 और 3, पहला वाला तो गड़बड़ था। यहाँ पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को एरोसॉल्स कहा जाता है। सही बात है, 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कण को एरोसॉल्स बोलते हैं। और इससे बड़ा हो गया ना 10 माइक्रोन से, तो उसको बोला जाता है आपको धूल कण।
मतलब ठोस कण को धूल कण कहा जाता है। तो ये दोनों बात सही है। धूल कण तो दिख भी जाता है आंखों से, लेकिन जो एरोसॉल्स होते हैं वो दिखते नहीं है। और ऐसा ही कण बहुत ज़्यादा बीमारी का घर होते हैं। जो दिख तो धूल है तो चलो हम लोग थोड़ा सेफ्टी बरतते हैं, ये तो दिखता नहीं है एरोसॉल्स। यहाँ कह रहा है कि 6 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक से कितने संदूषणकारी तत्वों का विचार किया जाता है। तो 2015 में किया गया था, उस समय 8 तरह के किया गया था, बाद में इसका संख्या बढ़ गया है। 8 तरह के तत्वों पर विचार किया गया था। ये सब संदूषण फैलाता है, प्रदूषण संदूषण। आएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आप आंसर देंगे 9 नंबर का 1974 में हुआ था, समझे? जी हाँ, 1974 में किया गया था। यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड में कितने प्रदूषकों को शामिल किया है? तो यहाँ पे 8 नहीं करिएगा, यहाँ 12 करिएगा। कह रहा है वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस से पृथ्वी की सतह को गर्म एवं रहने योग्य बनाती है। सही बात है। जिसको हम लोग बहुत सारी गैसेज है जिसको ग्रीन हाउस गैस बोलती है, वही तो वातावरण को -18 डिग्री टेम्परेचर से मेंटेन करके कितना बना के रखा है, इतना टेम्परेचर बना के रखा है कि हम लोग आराम से रहते हैं, गर्मी को बना के रखता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो दिक्कत हो जाता है। और प्राकृतिक वाला तो सही करके रखता है, लेकिन जो मानव निर्मित होता है वो प्रॉब्लम देता है। यहाँ यही तो लिखा गया है कि मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार है। तो दोनों बात सही है। प्रकृति तो मेंटेन ही करके रखता है, हम लोग एक्स्ट्रा कर देते हैं ना। वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न रूप से कौन सा जिम्मेदार है? तो जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है ऑप्शन के हिसाब से CO2 मारिए गया। मेथेन भी होता है, ओजोन भी होता है, सब होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा CO2। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मेथेन गैस का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान क्या है? देखिए ये 60% है, ठीक है, इसका योगदान। अगर आप बात करिएगा मेथेन का, तो मेथेन का हो जाएगा इसके बाद 20%, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड का 6% है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो बहुत तरह का है ना, तो टोटल मिला के जितना भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका 14% है टोटल मिला के। अब सजाइए इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके बाद मेथेन है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जल वाष्प है, मीथेन है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस। नाइट्रोजन तो ऑलरेडी 78% वातावरण में है ना, 78%। आगे आपका कि वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय एवं समुद्री पारितंत्रों में जमा हो जाता है तो उस कार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू कार्बन के नाम से जाना जाता है। कौन कथन सही है? कह रहा है कि काला कार्बन तथा ग्रीन कार्बन प्रकाश का अवशोषण कर वैश्विक तापन में सहयोग देता है। गलत बात है। काला कार्बन तथा ग्रीन कार्बन प्रकाश का अवशोषण कर वैश्विक तापन में सहयोग देता है, ये गलत बात है। ये सही है कि ग्रीन कार्बन तथा ब्लू कार्बन वातावरण से ग्रीन हाउस गैस को कम करने में मदद करता है। आगे आइए। यहाँ कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? तो आराम से आंसर दे दिए होंगे कि जीवाश्म ईंधन का कम से कम प्रयोग, लकड़ी, कोयला, इन चीज़ों का, पेट्रोलियम का। आगे कह रहा है वृक्षारोपण में वृद्धि तथा उन्मूलन में कमी। आगे कह रहा है ऊर्जा दक्षता में सुधार। ये सारे रीजन है। आगे पॉइंट में कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र है जो धारक को कितना कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करने का अधिकार देता है। कार्बन रेटिंग के आधार पर
सॉरी कार्बन क्रेडिट के आधार पर दिया जाता है। तो इसमें 1 टन ना आप कार्बन का उत्पादन कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, अपने फैक्ट्री में चाहे जो भी है आपका संस्थान वहाँ से। आगे कहता है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है, आंसर डी हो जाएगा कि सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ये ध्यान रखना, अवरक्त अंश को अवशोषित करके यहाँ पे पृथ्वी पर बना के रखती है। कह रहा है लघु तरंगदैर्घ्य के लिए हरित गृह गैस का आवरण का काम करता है, यह तरंग को नहीं गुजरने देता है। फिर से सुनिए, लघु तरंगदैर्घ्य के लिए हरित गृह गैस एक आवरण का काम करता है, यह इन तरंगों को नहीं गुजरने देता है। तो ये बात गलत है। होता क्या है ना कि लघु तरंग, जैसे पृथ्वी है, बाहर से लघु तरंग तो अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर में लघु तरंग हरित गृह के साथ मिलके दीर्घ तरंग बन जाता है और बाहर नहीं जा पाता है, वो यहीं पे रुक के अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाता है। बात समझे? मतलब बाहर से आने वाला लघु तरंग तो आ जाता है, जैसे क्या कर रहा है, लघु तरंग धैर्य के लिए हरित गृह गैस एक आवरण का काम करता है और यह तरंगों को नहीं गुजरने देता है। ये बात सही है, मतलब सॉरी ये सही नहीं है, ये गुजरने देता है लघु तरंगदैर्घ्य को, लेकिन ये जो लिखा गया है कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य हरित गृह गैस के पारगम्य हो जाता है, तो दीर्घ तरंग के लिए नहीं। ये उल्टा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है किस वर्ष यह प्रकाश में आया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC समताप मंडल के ओजोन के औसत सांद्रण में कमी ला रहे हैं। तो आंसर दीजिएगा इसके लिए आप 1974 में आया था पहली बार। यहाँ पे कह रहा है कि अंटार्कटिका के ऊपर बने ओजोन छिद्र का पता लगा था, किस वक्त लगा था? तो आंसर इसका आएगा 85 में, समझे? 85 में इसका ही पता लगा था, 1985 में। वैज्ञानिकों की टीमों ने किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका की ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगा लिया था? तो ब्रिटिश का वो टीम था। कह रहा है एक डॉप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन के कितने मोटाई के बराबर होती है? तो 0.01 mm के बराबर होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं स्टार लगा दे रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन है, आप थोड़ा सा नेट पर सर्च करिएगा, लेकिन अब भी कन्फ्यूज हो जाइएगा। नेट पर तो क्या बताएगा मैं बताता हूँ। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस प्रकार के खतरनाक विकिरण को रोक देता है? तो देखिए आपको बताते हैं, एग्जाम में आया था तो इसका आंसर A और C बताया गया था, लेकिन जब नेट पर सर्च किया जाता है तो इसका आंसर आता है आपका B और C। और A के बारे में कहता है कि आंशिक रूप से इसको रोकता है, तो इसका आंसर कन्फ्यूजन में है, इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। आप देख लेना आप इसका कि क्या आंसर सही रहेगा, आप एक बार मेहनत कर लेना इस पर आप थोड़ा सा। वैसे मैं ये भी बता दे रहा हूँ, नेट ये दोनों को बताता है, लेकिन जब एग्जाम में आया था एक बार तो ये दोनों आंसर दिया गया था कि इसको रोकता है। अब क्या कितना है ये मेरे को उतना आइडिया है नहीं कि मैं इस पर आपको कुछ ज़्यादा बता सकूं। आगे कह रहा है कि ओजोन छिद्र वास्तव में कोई छिद्र नहीं होता है, ये बात सही है, पतला हो जाना होता है। कह रहा है कि आर्कटिक रीजन, ठीक है, कि अंटार्कटिका के ओजोन परत के क्षरण को ओजोन छिद्र की संज्ञा दे दिया गया है, ये बात भी सही है। यहाँ छिद्र नहीं है, क्षरण है, क्षरण मतलब पतला होना। आगे कहा जा रहा है आपका कि ओजोन विघटनकारी क्षमता के आधार पर पदार्थों का सही क्रम क्या है? तो देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र में, फिर है हैलांस आता है, फिर मिथाइल ब्रोमाइड। देखिए हैलांस के बाद ना कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आता है, CCl4 जानते हैं, हैलांस के बाद उसका नंबर आता है। इसमें दिया नहीं गया, लेकिन आप जान लीजिए इस जगह पर आपका CCl4 का भी नंबर आ जाएगा। तब आएगा मिथाइल मिथाइल ब्रोमोमीथेन, फिर है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सीक्वेंस आपका सही जाएगा। यहाँ पे कह रहा है आपका अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण अथवा ओजोन छिद्र बनने का क्या कारण है? तो इसका कई सारे कारण है। आंसर हो जाएगा आपका ध्रुवीय भंवर भी है, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल भी है, क्लोरीन भी है, इनमें सारे आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे कह रहा है कि पदार्थों के उस समूह की पहचान करें जिसमें प्रत्येक में ओजोन विघटनकारी पदार्थ एवं हरितगृह गैस पदार्थ दोनों का गुण हो। अभी पता कर लेते हैं। पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलांस, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे है जो भी ऊपर सीक्वेंस बताए थे, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर हेलांस एवं मिथाइल ब्रोमो मीथेन, ये सही हो जाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है इसलिए ये तो आंसर हो नहीं सकता है, यही आंसर जाएगा डी नंबर सबसे परफेक्ट। यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझौता संधि ओजोन क्षरण, मतलब क्षरण यहाँ लिखा है, ओजोन क्षरण को नियंत्रित करने से संबंधित है। तो देखिए वियना कन्वेंशन जो हुआ था 1985, ये भी है। अगर बात की जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का, ये भी है। अगला बात कीजिएगा किगाली समझौता 2016, ये भी है। तो सारे आंसर हो जाएगा, सभी ओजोन क्षरण से ही रिलेटेड है। आगे करा है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। ऑप्शन देखिए, यहाँ से आइए। अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार गैस है कौन सा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो जाएगा और फॉर्मिक अम्ल, सारे हो जाएगा आंसर। लेकिन सबसे ज़्यादा ये दोनों है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। पर अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार फॉर्मिक अम्ल का निर्माण किससे होता है, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है सो पूछ रहा है। तो इसका आंसर दे दीजिएगा, जंगल की आग में बायोमास का दहन होने से। नेक्स्ट है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम होने पर उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। पीएच मान जो होता है ना 5.6 से नीचे हो जाए उसके बाद कहा जाता है कि वो अम्ल वर्षा में बदल गया। सल्फर के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, सल्फर का उत्सर्जन, ध्यान रखिएगा। कोयला दहन इसका आंसर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अम्ल की मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है। H2SO4 सबसे ज़्यादा होता है। 2 नंबर में ये आता है ऊपर वाला HNO3। 1 नंबर में सल्फर के मतलब सल्फ्यूरिक एसिड आता है। आगे कहा जा रहा है भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर दे दीजिए। कह रहा है समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण है, समझे। तो यही आंसर देना इसका सही रहेगा। अच्छा, इसको उद्ग्रहण को ना एक और भाषा में जान लीजिए, अवशोषण कहिएगा तो ज़्यादा अच्छा आप समझिएगा। समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक अवशोषण है। यहाँ पे है कि निम्नलिखित के अंदर विचार करिए। पहला कह रहा है कि ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो अम्ल वर्षा होती है, ये सही है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से अम्लीय निक्षेप कहते हैं। बताइए जरा, सही है ना। तो जी सही है, दोनों पॉइंट सही है। और भी है पॉइंट। अच्छा ऐसे कैसे हो गया, 2 के बाद 1 के बाद 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट कहाँ चला गया। इसको 3 कर दीजिएगा दोस्त। भारतीय मृदा सामान्य रूप से क्षारीय होने के चलते इस पर अम्ल वर्षा का प्रभाव कम पड़ता है, ये भी बात सही है। सभी पॉइंट सही है इसके, ऑल इज वेल। यहाँ का रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल का संबंध किससे माना जाता है। तो हेलसिंकी जो है सल्फर उत्सर्जन से हुआ था रिलेटेड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पॉइंट में है कि अम्ल वर्षा से होने वाले मानवीय बीमारियों एवं समस्याओं में से सही का क्या बोला जाए चयन करिए। तो आंसर दीजिएगा 40 का। कैंसर हो सकता है, किडनी समस्या हो सकता है, पल्मोनरी एम्फीसिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस होता है, श्वसन रोग हो सकता है। इनमें सभी आंसर दे दीजिए। अम्ल वर्षा से बहुत सारी बीमारी पैदा होता है। सबसे घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे घातक पूछ रहा है कार्बन कौन सा है जो ओजोन से प्रतिक्रिया कर उसका आज से करता है, मतलब उसको हरास करता है, आज से नहीं, उसका हरास करता है। हरास करने का मतलब होता है
ख़त्म करना है, या क्षरण कह सकते हैं, क्षरण करता है। तो आंसर हो जाएगा CCl2F2, डी नंबर आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है पौधों की पत्तियों पर अम्ल वर्षा गिरने से प्रकाश संश्लेषक की क्रिया मंद पड़ जाती है। सही बात है, ये एसिड होता है ना, लाइकेन की अम्ल वर्षा का संकेतक माना जाता है। सही बात है, क्योंकि SO2 वातावरण में ज़्यादा हो गया तो लाइकेन मरने लगा है, तो वातावरण में SO2 हुआ है, यानी कि अम्ल वर्षा होगा। आगे कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल में संगमरमर पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, वो पीला पड़ रहा है। तो ये सही बात है, सारे पॉइंट इसमें सही दिए गए हैं। यहाँ कह रहा है ओजोन अवक्षय को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ। देखिए 1 जनवरी 1987 को तो ये वो हुआ, इस पर बना था, लेकिन ये प्रभाव में आया था 1 जनवरी 1989 को। तो इसका आंसर क्या दे दिया, 1 जनवरी 1989 को प्रभाव में आया। यहाँ पे आपका कह रहा है जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए मानक मापदंड है। तो आपका आंसर हो जाएगा जलीय पारिस्थितिकी की तंत्रों में प्रदूषण के आमाप के लिए, ये आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में शांत क्षेत्र के अंतर्गत अस्पताल, शिक्षा संस्थान, न्यायालय आदि के चारों तरफ कितने दूरी तक क्षेत्र सम्मिलित है। तो 100 मीटर तक के क्षेत्र को माना जाता है कि आप शोरगुल नहीं कर सकते, प्रदूषण ज़्यादा नहीं फैला सकते। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। तो सीवेज जो होगा वातावरण में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वातावरण बोलने का मतलब होता है कि गंदगी ये ख़त्म होने वाला है, जो घर से या किसी भी जगह से मल जल निकलता है उसकी बात हो रहा है। लेकिन और सब जो ऑप्शन में है, एस्बेस्टस हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये ख़त्म नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रेडिएशन सर्वाधिक नुकसान देता है। तो गामा सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता है ना, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। आगे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। द्वितीयक प्रदूषक नहीं है तो आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीयक नहीं है, ये प्राथमिक है, डायरेक्ट निकला वातावरण में प्रदूषण फैला देता है। द्वितीयक होता है वो रिएक्शन करा के तब जाके द्वितीयक प्रदूषण का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप आर्सेनिक को अवशोषित करता है। पहला ऑप्शन है फर्न, दूसरा है ब्रादरी, वाटर हाइसोप, भारतीय सरसों या वाइट विलो। तो आर्सेनिक को अवशोषित करने वाला इसमें जो आंसर हो जाएगा फर्न को माना जाता है। ठीक है, ये आर्सेनिक को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ईंधनों को इनमें से प्रत्येक के 1 किलोग्राम के ज्वलन द्वारा कारित वायु प्रदूषक के द्रव्यमान अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब 1 kg जलाइएगा तो प्रदूषण किस हिसाब से होगा वो सेट करके बताना है। तो डीजल, फिर पेट्रोल, फिर CNG सबसे कम प्रदूषण फैलाता है तो सबसे लास्ट में जाएगा, और डीजल उसके बाद पेट्रोल तब CNG। आगे कह रहा है कि डीजल इंजन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर दीजिएगा C नंबर हो जाएगा आपका कि यह निम्न ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड और उच्च तापमान पर नाइट्रोजन ऑक्साइडों की प्रचुर मात्रा उत्पन्न करता है। यह सही बात है, अगर निम्न ताप पर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और उच्च ताप पर नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करता है। ये डीजल इंजन के बारे में कहा जाता है, यह सही कथन है। ये मतलब दोनों कंडीशन में आपको प्रदूषण ही फैलाएगा। ये कह रहा है किस भारी धातु से प्रदूषित जल को पीने से ब्लैक फुट बीमारी का नाम सुनिएगा, ब्लैक फुट नामक चर्म रोग हो जाता है। तो आर्सेनिक मिला हुआ पानी पीने से। आर्सेनिक मिला हुआ पानी पीने का मतलब जानने का सबसे आसान तरीका क्या है पता है। जो चापाकल वगैरह से आप देखते होंगे कि रेड रेड पूरा हो जाता है नीचे पक्का, समझ लीजिए उसमें आर्सेनिक का पानी है वो। आगे कह रहा है कि यूरो उत्सर्जन नियमन उत्सर्जन के मानक है, और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीसा निर्धारण को तो ये बात आपने देखा कि हम क्वेश्चन कर रहे थे कि यूरो उत्सर्जन नियम में उत्सर्जन के मानक है, और एक वाहन के उत्सर्जन के लिए सीसा, इस पर फोकस करिएगा। सीसा निर्धारण
करने के पैकेज प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत शामिल है? देखिए, तो सीसा का जब भी बात होगा तो उसके अंदर एक और गैस शामिल हो जाता है, तो उसमें हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, तो ये सारे हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि भारत सरकार ने किस वर्ष स्टैंडर्ड यूरोपीय मापदंडों को भारतीय अनुरूप में अपनाते हुए BS यानी भारत स्टेज की शुरुआत की? तो अभी BS 6 चल रहा है और शुरुआत हुआ था 2000 ईस्वी से। कह रहा सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक है। सिगरेट के धुआं जो छोड़ता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और बेंजीन होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठोस अपशिष्ट जब मिट्टी एवं भूमिगत जल में पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो लिंचिंग बोलते हैं इसको, लीचिंग। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो ओजोन नहीं करता है ग्रीन हाउस प्रभाव में। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस प्रभाव योगदान नहीं करता है? इसका O3 आंसर नहीं होगा दोस्त, इसका आंसर होगा SO2, क्योंकि गर्मी जो इकट्ठा करने वाला वो 3 गो है। नेक्स्ट आपका 1 अप्रैल 2020 को लागू BS4 मानक फ्यूल में सल्फर की मात्रा कितनी है? 58 का आंसर दे दीजिएगा, 50 ppm है। नेक्स्ट है कि पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपयोग में निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? पारा से और नाइट्रेट से बोल रहा है, तो पारा से मिनीमाता रोग होता है और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में विकल्प में सही सुमेलित नहीं है, गलत बताइए। एस्बेस्टस धूल से किडनी का बीमारी नहीं होता है, ये गलत है। फेफड़ा का होता है, क्या होता है दोस्त? फेफड़ा का बीमारी होता है। अच्छा, शीशा से मस्तिष्क का सही है, पारा से उदर यानी पेट का, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त का, ये सभी सही बात है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। यहाँ कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक स्मॉग धुआं का मुख्य अवयव क्या माना जाता है? तो याद रखिएगा, ओजोन भी माना जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड माना जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और पैन, इसको फुल फॉर्म है, पीछे 2 बार भी आया था, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। ये सारे हैं जो प्रकाश रासायनिक स्मॉग के अंतर्गत आता है। आगे है आपका कि किस जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है उसका जल? तो आंसर क्या हो जाएगा? खनिज प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही बताइएगा। लंदन के वायु में व्याप्त स्मॉग अबकारक स्मॉग है, ये सही बात है। लंदन के वायु में जो स्मॉग है वो अबकारक के रूप में काम करता है, लेकिन कह रहा है लॉस एंजिलस के वायु में व्याप्त स्मॉग ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है। बताइए ये एग्जाम इंडिया में क्यों पूछ रहा है भाई? वहाँ के लोगों से पूछो। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? इस्पात उद्योग द्वारा, तो इसमें हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड होता ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सारे आंसर हो जाएगा, चारों आंसर हो जाएगा इसके। आगे कह रहा है किस प्रदूषण को दूर करने में ग्रीन मफलर उपयोगी होता है? ग्रीन मफलर किसको बोलते हैं? सुने कभी? तो इसको ध्वनि प्रदूषण को बोलते हैं। आगे कहा जा रहा है आपको कि रेडियोधर्मी प्रदूषकों में संबंधित कथन पर विचार करिए, कौन सही है? मतलब पहला कह रहा है यह पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन ला देता है, ये सही बात है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को संतुलित कर देता है, नहीं, असंतुलित कर देता है, ये गलत है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये सही बात है। यह कैंसर पैदा करता है, ये भी सही बात है। सारे पॉइंट दोस्त इसके सही निकल गए। कह रहा है स्वच्छ जल की BOD का मान कितना होता है? स्वच्छ जल में देखा जाए तो 1 सेकेंड 5 ppm होता है, ठीक है, 5 ppm बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्मजीवों के उपयोग द्वारा स्थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीरकनाशियों तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जैव उपचार बोला जाता है, बायो रेमेडिएशन। आगे है आपका कि जल में DO की मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है तो इसे जल को संदूषित जल कहा जाता है, ठीक है।
आगे कहा जा रहा है जल में डीओ की मात्रा 4 मिलीग्राम लीटर से कम हो जाती है तो अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। तो दोनों बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो रक्त के हीमोग्लोबिन का बात किया है, दिमाग लगा लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर दीजिएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो डी नंबर हो जाएगा NO2 और SO2, सबसे बेस्ट यही कारक है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण किसको माना जाता है? बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे है कि वातावरणीय प्रदूषकों में लाइकेन किस रूप में महत्वपूर्ण है? तो सल्फर के ऑक्साइड बताने के लिए ना कि इसका सूचन करता है कि वातावरण में क्या है, सल्फर बढ़ गया है। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक किसको माना जाता है? लाइकेन्स और मॉस दोनों को माना जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लाइकेन प्रदूषण को बताता है। बाहित मल जल सीवेज के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। जंतु प्लवक, मछलियाँ, जीवाणु, तो जीवाणु होते हैं। मोटर वाहनों में उत्पन्न प्रदूषक कौन है जो मानसिक रोग, मानसिक देखिए माथा से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड, तो लेड आंसर मारिएगा, सीसा, PB। निम्नलिखित में कौन गैसों का सामान्य ग्रीन हाउस गैस से कहते हैं? ठीक है, देखिए इसमें नाइट्रोजन है, ये तो नहीं आंसर होगा। इसमें नाइट्रोजन है, आंसर नहीं होगा। और कार्बन मोनो है, ये नहीं होगा आंसर। पहला हो जाएगा CFC, CH4, NO2 और CO2। यहाँ कर रहा है मिनामाटा रोग उत्पन्न होता है। मिनीमाटा रोग जो उत्पन्न होता है ये पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन करने से। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो स्वचालित वाहन। आगे कह रहा है वायुमंडल में फ्लोराइड सांद्रता बढ़ने से होता है। फ्लोराइड के सांद्रता बढ़ने से क्या होता है? फ्लोरोसिस बीमारी होता है, फ्लोरोसिस करके बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में किसकी उपस्थिति वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण नहीं हो सकता है? तो आंसर क्या दीजिएगा आप? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है आपका कि निम्नलिखित में मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? तो आंसर क्या दीजिएगा? CO हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? तो आंसर क्या दीजिएगा? सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। नेक्स्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरनाक वायु प्रदूषक है क्योंकि यह यहाँ देखिए यह क्या करता है? हीमोग्लोबिन में संयोग करता है। इसीलिए कौन सा गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक योगदान देता है? तो हरित गृह में योगदान देने वाला क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हो जाएगा। आगे आपका इनमें किस प्रक्रिया को DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर से बढ़ती जाती है? तो जैव आवर्धन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं तंत्रिका पेशियों पर हानिकारक असर पड़ता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सीसा आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की बात करेगा लेड, सीसा डालिएगा आंसर हमेशा। नेक्स्ट कर रहा है जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली पदार्थ क्या माना जाता है जलाशयों में? तो आंसर दीजिएगा अकार्बनिक फॉस्फेट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक श्वास जहर का कार्य करता है तथा उच्च रक्तदाब तथा हृदय रोगों का जनक होता है? तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैडमियम आंसर जाएगा। गंगा जल में सबको प्रवाहित करने पर क्या होता है? तो BO2 की वृद्धि हो जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि लोहे के खानों में काम करने वाले मजदूरों में श्वसन व्याधि सकितमयता होने का कारण क्या हो जाता है? तो वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है SiO2 बोलते हैं इसको, SiO2 यानी कि सिलिका बोलते हैं इसको। इसी से अधिक समय तक बार बार विकिरणों के प्रभाव से होता है तो क्या होता है? त्वचा कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है तो जीवों के श्वसन से। साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन करता है? तो ये तो कुछ सने गड़बड़ सरबर है। इसमें ऑप्शन कैसे दिया है? इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्त 80 से 90 डेसिबल, यहाँ तक का तीव्रता ध्वनि मनुष्य सहन कर सकता है। ठीक है, सही रहेगा।
आगे है अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का संगमरमर। अच्छा, इसको मैंने क्यों बोला था इस पुराने वाले क्वेश्चन का कि गड़बड़ सरबर है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसका कभी आंसर दे देता है आपका 110 से लेकर 120, कभी देता है 100 से 110, यहाँ पे 80 से 90 जाएगा तो दे देंगे आंसर, तो सही रहेगा। आगे कहा जा रहा है आपका कि अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का संगमरमर का क्षरण होते जा रहा है, जिसे मार्बल कैंसर की संज्ञा दी गई है। ताजमहल में मार्बल कैंसर हेतु प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन सा है? आंसर क्या दीजिएगा? मथुरा तेल शोध कारखानों से निकलने वाला प्रदूषक। यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? तो 96 का आंसर हो जाएगा कि ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस, परागकण और धूलकण, ये सभी क्या प्राकृतिक स्रोत है वायु प्रदूषण का। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों में उपलब्ध पराबैंगनी किरणों से जीव की सुरक्षा करता है, ओजोन परत करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है जल प्रदूषण को मापने हैं तो विकल्प देखिए, तो सबसे ज़्यादा पहला है DO डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, दूसरा है BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तीसरा है COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगला है MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो आंसर क्या दीजिएगा इसका आप? BOD आंसर परफेक्ट जाएगा। समझे? सबसे बेस्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण को सबसे बेस्ट तरीका से आप जान सकते हैं। ये कह रहा है कि पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से मनुष्य में कौन सा बीमारी हो जाता है? फेफड़ा का कैंसर नहीं हो सकता, त्वचा का कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद भी हो सकता है, यानी B और C आंसर देना सही रहेगा। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है नदी में, तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की घुलित मात्रा से पता कर लेते हैं। आगे करा यदि जल प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो उसके क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे? तो जल सिंचाई योग्य नहीं रह जाएगा, सही बात है। जल का BOD बढ़ जाएगा, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, इनमें सारे आंसर हो जाएगा आपका। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी गैस की अधिक मात्रा वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बढ़ने से थोड़ी ना वायु प्रदूषण होता है। प्रकाश रासायनिक स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है, तो आ जाएगा सूर्य की उपस्थिति में NO2 और O2 तथा परऑक्सी एक्सिलेट नाइट्रेट। प्रकाश रासायनिक स्मॉग इसको बोला जाता है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो हाइड्रोजन इसमें प्रदूषण क्या ही है। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 में अंतिम बार किस संशोधन किया गया था? तो आंसर दीजिएगा 2003 में किया गया था उसमें संशोधन अंतिम बार। उसके बाद कह रहा है कि ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण हेतु जिम्मेदार नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु या सौर? तो सौर आंसर हो जाएगा। सौर से कोई परमाणु फैल तो नहीं रहा है प्रॉब्लम। कह रहा है वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली सफर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। पहला कह रहा है यह प्रणाली भारत में महानगरों के प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता मापने हेतु शुरू किया गया, ये सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है इसकी गुणवत्ता 2002 में की गई और इसकी संचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है, ये भी सही बात लिखा गया है। नेक्स्ट है कि यह एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को मौसम पूर्वानुमान के अतिरिक्त वायु प्रदूषण की जानकारी को भी उपलब्ध करवाता है। तीनों पॉइंट इसमें सही दिया गया है सफ़र के बारे में। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ध्वनि प्रदूषण चुनावी सभाएं, पंप संगीत, जेट उड़ान सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये वायु प्रदूषण फैलाता है। यहाँ कह रहा है पर्यावरण मंत्रालय 2019, ये पुराना क्वेश्चन है, छोड़ दी, इसका आंसर 24 होता। 2024 तक लक्ष्य रखा गया, पूरा हुआ कि नहीं पता नहीं, 2025 भी आ चुका है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है बताइए? नई दिल्ली में स्थित है। आगे कह रहा है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? मानव जनित है तो इसको बोलते हैं परजैविक। आगे आपका कि वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में किस वर्ष शोर यानी ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया? तो 112 का आप आंसर दीजिएगा। 1987 को भी ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर दिया गया। भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप हो सकता है, सारे चीज़ हो सकता है ना। ध्रुवीय हिम पिघल जाएगा, समुद्र में वृद्धि हो जाएगा स्तर में, समुद्री तटरेखा में परिवर्तन हो जाएगा, फसल के रूप परिवर्तित हो जाएगा, ये सारे आंसर हो जाएगा। कह रहा है मोटर वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण गैसों को हानिकारक उत्पाद में बदलने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका कैटेलिस्ट कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि
अंटार्कटिका के ऊपर सालाना बनने वाले ओजोन छिद्र 45 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैल गया था। तो ये बात सही है, फैल गया था। आगे कर रहा है 6 जनवरी 2021 की विश्व मौसम संगठन रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक ओजोन छिद्र बंद हो गया है। ये बात भी सही है, दोनों पॉइंट सही है। बहुत ज़्यादा छिद्र हो गया था कि बहुत कंट्रोल हो गया। आगे कह रहा है आपका कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है, समझे? ब्राउन एयर का प्रयोग, भूरा रंग का धुआं। आगे कह रहा है आपका कि किस विषैले गैस के कारण वायु में भूरे रंग का धुआं निकलता था? नाइट्रोजन ऑक्साइड कहिए, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आगे कह रहा है पराध्वनिक जेट विमान प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, किस चीज़ को? ओजोन को ही पतला कर देता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो आंसर हो जाएगा बाहित मल। क्या हो जाएगा दोस्त? बाहित मल। नेक्स्ट है फ्लाई एश कण का निर्माण किससे होता है? तो फ्लाई एश कण का निर्माण होता है आपका ये सारे चीज़ से, एल्युमिनियम सिलिकेट से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, कैल्शियम ऑक्साइड से, सभी से होता है। यहाँ का रहा निम्नलिखित में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि ई अवशिष्ट के दो देशों के बीच स्थानांतरण को प्रतिवर्धित करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बेसल कन्वेंशन। आगे का रहा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन किस प्रकार का प्रदूषक है? तो 122 का आंसर हो जाएगा द्वितीयक प्रदूषक है ये। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? तो आंसर क्या दीजिएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अगला है EZO ईंधन किसे कहते हैं? EZO ईंधन किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा 18% हाइड्रोजन युक्त CNG को। आगे है इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा घोंघा उपयोग किया जाता है। घोंघा भी कुछ प्रदूषण को कम करता है, जानते हैं? तो ये कैडमियम को बहुत कम कर देता है, सोख लेता है। आगे कह रहा है CO2 उत्सर्जन करने वाले ऊर्जा स्रोतों पर सर्वप्रथम किस देश ने कार्बन कर लगा दिया था? तो न्यूजीलैंड के ऊपर, न्यूजीलैंड ने मतलब कर लगा दिया था। आगे कह रहा है कि वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर के अधिक मारने वाला रोग है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बातफित अस्थमा। नेक्स्ट है कि कार्बन युक्त रासायनिक अवयवों को अनिश्चित अवधि के लिए भंडारित करने वाले प्राकृतिक या कृत्रिम साधन क्या कहलाते हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन सिंक। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग में होता है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण सभी हो जाता है ना, उर्वरक से सभी तरह के प्रदूषण फैलता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन सिंक की भूमिका निभाता है? कार्बन सिंक की भूमिका अगर बात करिएगा, सभी निभाता है। इसको काट के सही कर लीजिए, सभी निभाता है। आगे कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रहा है? पर्यावरण संरक्षण के लिए तो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ग्रीन पीस और विश्व वन्य जीव कोष, ये भी करता है। सारे आंसर हो जाएंगे इसके। आगे है कि सीन गैस मिश्रण है। 132 का आंसर दीजिएगा पहला, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है भूमिगत जल के बहाव के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं? तो इसको निश्चालक बोलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। जल का तापमान बढ़ने से पानी में DO यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ये सही बात है। आगे कह रहा है कि दाब और लवणता का DO पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत बात है। पड़ता कैसे नहीं है? पड़ता है, दाब बढ़ने से ज़्यादा फैलता है ये। निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषण के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, आर्सेनिक, सार्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। तो ये कुछ चीज़ ध्यान रखिएगा इसका, 1 और 3 आंसर हो जाएगा। 1 और 3 जो है ये ज़्यादातर भारत में देखने को मिलता है, ये सारे तरह का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। वाइल्ड जैम्पिंग एक जैविक उपचार है जिसमें क्या होता है? तो आपका आंसर दे दीजिएगा आप, बैक्टीरिया का उपयोग कर तेल अधिप्लावक को नियंत्रित किया जाता है। आगे आपका कि जलाशयों के प्रदूषण का सर्वाधिक सामान्य स्रोत क्या माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा घरेलू बाहित मल, क्योंकि सामान्य स्रोत बोला है ना, विशेष स्रोत बोलता है तो बोलते हैं हम उद्योग वाला। लाइकेन सामान्यतः शहरों में नहीं उगते हैं, जहाँ SO2 का प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन नहीं होगा।
आगे है कि विभिन्न प्रकार के धूलकण तथा इससे होने वाले रोगों के जोड़ों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका सिलिका एस्बेस्टोस नहीं है। नेक्स्ट है कि आपका कॉर्पेट ताप रोध फोम आदि से निकलने वाले किस प्रदूषण से आँख एवं नाक में जलन एलर्जी उत्पन्न हो जाता है? तो आंसर दीजिएगा फॉर्मल्डिहाइड। अगला है कि कोयले खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का श्वसन विकार हो जाता है? तो आंसर क्या दीजिएगा? न्यूमोकोनियोसिस। आगे है कि जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक किस प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तरल, कणीय, गैसीय, सभी तरह के हो सकते हैं ना। यहाँ पे कह रहा है श्वसन संबंधी विकास बाइसिनोसिस से संबंधित होते हैं, तो कपड़ा मिल के कर्मचारी को हो जाता है ये बीमारी। नेक्स्ट है कि पीने युक्त स्वच्छ जल में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता होनी चाहिए? तो ये सारा होना चाहिए। जल पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन होना चाहिए, पर्यावरण मात्रा में ऑक्सीजन घुला होना चाहिए जितना चाहिए, और यह हानिकारक रसायनों जीवाणु से मुक्त होना चाहिए। सारे आंसर होना चाहिए। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो आंसर दीजिएगा मृदा अपरदन। ये सारे प्रोसेस करके आप रोक सकते हैं। सघन खेती, बहाव के लिए उचित नालियाँ बनाकर, ढलाव स्थानों पर सीढ़ीनुमा खेती बनाकर, वृक्षारोपण तथा घास उगाकर, ये सारे आंसर हो जाएंगे। आगे कह रहा है आपका सिगरेट के धुएं में कौन सी प्रमुख गैस निकलती है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है? थोड़ा देर पहले भी हमने बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन बेंजीन निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? सल्फर के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, धुआं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। का धुआं आंसर हो जाएगा फिलहाल। कणीय तत्व PM10, PM2.5 क्या है? तो कणीय है, तो आप दिमाग लगा के आंसर दे सकते हैं। कारखानों से, एक सेकंड, अम्लीय वर्षा कारखानों से होगा, मैं इसका पढ़ दिया। यहाँ कह रहा कणीय तत्व ठोस वायु प्रदूषक मानेंगे। ये जो है ना PM10 और कण है तो वायु का प्रदूषण करेगा ना, दिमाग लगाने वाली बात है। इसका तो बता ही दिया, कारखानों से अम्लीय वर्षा होने का कारण है। यहाँ पे कह रहा है कि सुपोषण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये हो जाता है नाइट्रेट्स और फॉस्फेट से। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि वह प्रकर्म जिसमें जल के पोषण की प्रचुरता के कारण एक या कुछ जीवों में अत्यधिक वृद्धि का होना तथा साथ ही जाति विविधता में कमी क्या कहलाता है? इसको सुपोषण बोलते हैं। तो आज यहाँ पे टोटल कंप्लीट हो गया है दोस्त, और कंप्लीट होने के साथ बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर इसके थ्योरी भी करा दीजिए आप। तो मैंने थ्योरी भी स्टार्ट कर दिया, एक नया प्लेलिस्ट बन गया है जिसमें कंप्लीट साइंस थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट बना है। उसमें आप देखेंगे तो जैसे इसमें मैंने पढ़ाया था उसी सीक्वेंस में मैं सारे चैप्टर अब मैं पढ़ा के अपलोड करूँगा आपको। क्या बोला जाए, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, इसी तरह पूरा थ्योरी। ऑलरेडी 2 चैप्टर के थ्योरी अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसे जाकर चैनल पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक बना दिया गया है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।